हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए चैनल पे, जिसमें हमने बाकी के कॉन्सेप्ट्स को समझा और जाना। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटे के बारे में, किंगडम एनीमिलिया के बारे में और आपके वायरसेस के बारे में। एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को समझेंगे, क्या होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किंगडम प्लांटे की। किंगडम प्लांटे की बात करें तो इसके अंदर आपके आते हैं यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि है आपके प्लांट्स। यूकैरियोटिक क्योंकि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेले पाए जाते हैं, और ये क्लोरोफिल ए और बी और अदर पिगमेंट्स को कंटेन करते हैं, जिससे इनका कलर ग्रीन होता है और जिससे फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है। उसके बाद अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको इसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि इनके अंदर एक प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, एक वैक्यूल होता है, राइट। और इसके अलावा जो इनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई रहती है। आपको ध्यान होगा, आप छोटी क्लासेस में जब हम प्लांटे और एनिमल सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम ये लिखते थे कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वाइल आपके एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपके जो कुछ मेंबर्स होते हैं प्लांट्स के, वो आपके पार्शियली हिट्रोट्रॉपिक होते हैं। पार्शियली हिट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है कुछ तो ये अपना ऑटोट्रॉपिक नेचर से अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनकी जो पूरी रिक्वायरमेंट्स होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसीलिए ये क्या करते हैं, बाकी चीज़ों से अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हो गया आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉपिक तो होते हैं नेचर के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जितना भी नरिशमेंट उनको चाहिए होता है वो उसको ऑटोट्रॉपिक नेचर से नहीं मिल पाता, यानी वो फोटोसिंथेसिस करके उस नरिशमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनको इंसेक्ट्स के ऊपर अपना डिपेंडेंसी हो जाती है और इंसेक्ट से अपने नरिशमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम है आपका ब्लैडरवुड और आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। जैसे इंसेक्ट इनकी बॉडी पर आकर बैठता है, ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और इनसाइड इनकी बॉडी कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिससे इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। और इंसेक्ट की डेथ होने के बाद सारा का सारा जो भी नरिशमेंट इंसेक्ट की बॉडी में होता है, ये लोग अपने लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग पैरासाइट की फॉर्म में भी रह सकते हैं। पैरासाइट की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है आपका कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को अमरबेल भी बोला जाता है। अमरबेल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है प्लांट्स के साथ साथ लग लग कर जो है अपने नरिशमेंट को पूरा करते हैं। कोई भी आपका ऑटोट्रॉपिक प्लांट होगा, ये उसकी बॉडी पे लग जाएंगे और उसकी की बॉडी पे लगने के बाद ये लोग उससे अपना नरिशमेंट ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब होता है, जो आपकी प्लांट्स की साइकिल होती है ना, उसमें आपके बेसिकली 2 फेजेस होते हैं। एक होता है आपका डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और एक होता है आपका हेप्लॉइड गेमिटोफिटिक फेज। और ये दोनों के दोनों जो फेजेस होते हैं ये एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते हैं। एक बार आपको डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज देखने के लिए मिलेगा तो दूसरी बार आपको हेप्लॉइड गेमिटोफिटिक फेज देखने के लिए मिलेगा। तो ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लांटे की अगेन आपकी 5 क्लासेस हो जाती है, जिसमें आपका आता है एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से हम 5 क्लासेस को अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में लास्ट किंगडम था किंगडम एनीमिलिया। तो किंगडम एनीमिलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स भी किंगडम एनीमिलिया का ही पार्ट है। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, आपको एनिमल सेल दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे कि आपके एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, इसके अलावा एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और बाकी सारे के सारे सेल ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं। तो एनीमिलिया की बात करें तो हिट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस करा। हम हिट्रोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक नहीं है। हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम इंटायरली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर आवर फूड।
दूसरा, हम यूकैरियोटिक होते हैं नेचर के अंदर। हमारा सारा का सारा जो भी डिज़ाइन होता है आपके सेल का वो यूकैरियोटिक होता है। इट मीन्स हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड आपके सेल ऑर्गेनेले हैं। इसके अलावा हम मल्टी सेलुलर होते हैं नेचर के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स है जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारे पास सेल वॉल नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर फूड। इस तरीके से एनिमल्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए। हमारा जो डाइजेशन होता है बॉडी फूड का वो हमारी एक इंटरनल कैविटी में होता है, और जो स्टोर करते हैं हम खाना वो हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोगन और फैट की फॉर्म में। और जब हमारी बॉडी स्टारवेशन में जाती है तो ये जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है हमारी बॉडी का यही हेल्प करता है हमें एनर्जी देने में। नेक्स्ट बात करें तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम खाने को इंजेस्ट करते हैं, फिर हमारी बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट होता है, फिर डाइजेशन के बाद हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद हम एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम पहले इन्फेंट स्टेज में होते हैं, फिर हम चाइल्डहुड में आते हैं, फिर हम एडल्टहुड में आते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम मैच्योर होते हैं, फिर हम ओल्ड हो जाते हैं, फिर हम सेनेसेंस फेज में जाते हैं। इस तरीके से हम एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट हमारे शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट था वो था आपका किंगडम एनिमिलिया। आप देखोगे कि जैसे जैसे हम हायर फॉर्म्स की तरफ जाएंगे तो सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमारे अंदर होता है, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हमारे को कुछ गर्म चीज़ लगती है या कोई ठंडी चीज़ हम छूते हैं तो हमें एकदम पता चल जाता है कि हमारे सेंसरी मोटर्स जनरेट हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ गर्म है या फिर ये चीज़ ठंडी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत सारे होते हैं। मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है। तो ये सारे के सारे जो भी आपके प्रोसेसेस होते हैं ये आपको किंगडम एनिमिलिया के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। किंगडम एनिमिलिया का अगेन एक पूरा चैप्टर है आपका 11th में जो कि चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम सारी की सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत शॉर्ट दे रखा है आपका किंगडम एनिमिलिया के बारे में। आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को तो हमने पढ़ लिया। आई होप अब आपको पांचों किंगडम बिल्कुल याद हो गए होंगे। वो थे आपके किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया। ये पांचों किंगडम को तो हमने स्टडी कर लिया है, लेकिन इन पांचों किंगडम के अंदर व्हिटेकर ने कोई भी मेंशन नहीं किया कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स और लाइकन्स का। इनके बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं करी, तो इनको थोड़ा बहुत यहाँ पर इसमें चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वायरस की, हम सभी को कॉमन कोल्ड और फ्लू तो होता है, और आपको जान के हैरानी होगी कि एक कॉमन कोल्ड और फ्लू के पीछे हाथ होता है आपके वायरसेस का, जो कि आपको इल इफेक्ट्स कॉज करते हैं ये कॉमन कोल्ड और फ्लू के। तो अगर हम बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस को तो कोई भी प्लेस नहीं मिली है हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर। आर.एच. व्हिटेकर ने उन्होंने कोई जगह ही नहीं दी। तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? तो इसके पीछे रीज़न था कि जो आपके वायरसेस होते हैं वो आपके ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं। यानी जब ये किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो ये लिविंग की तरह एक्ट करेंगे, लेकिन जब ये होस्ट सेल के बाहर है तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेंगे। तो वायरसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जब ये लिविंग सेल के बाहर होते हैं तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहते हैं। एक बार अगर ये लिविंग सेल के अंदर एंटर कर गए तो ये होस्ट की मशीनरी के ऊपर पूरा का पूरा उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उसको अपने हिसाब से फिर रेप्लिकेट करवाते हैं। होस्ट की जो पूरी की पूरी मशीनरी होती है उसको अपने कंट्रोल में लेकर उसको अपने हिसाब से रेप्लिकेट करवाते हैं और होस्ट को किल कर देते हैं। तो इसीलिए हम वायरसेस को ना ही लिविंग कह सकते हैं ना ही हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। वायरस के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया था। जैसे कि वायरस का जो नेम है वो दिया गया था लुईस पाश्चर के द्वारा, और इसका मीनिंग होता है विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। उसके बाद आपके डीजे इवान वॉस्की ने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ माइक्रोब्स जो है मोजाइक डिजीज कॉज कर रहे हैं आपके टोबैको प्लांट के अंदर। मोजाइक का मतलब होता है कि जो उनकी लीव्स होती है उसमें आपको अलग टाइप का पिगमेंटेशन देखने के लिए मिलेगा, पैचेस या स्टेन्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर पिगमेंटेशन के लिए। दैट इज कॉल्ड मोजाइक फॉर्मेशन इन टोबैको प्लांट। उसके बाद ये देखा गया कि जो आपके वायरस है उनका जो साइज है वो आपके बैक्टीरिया से भी स्मॉल है, क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं उससे भी वायरसेस आपके पास हो जा रहे थे।
उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जो कि थे आपके M.W. बेजरनिक। M.W. बेजरनिक ने एक एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया। उन्होंने देखा कि जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया है आपके इन्फेक्टेड प्लांट से, टोबैको के प्लांट के अंदर से एक्सट्रैक्ट निकाला गया और वो टोबैको का प्लांट लिया गया जो कि इन्फेक्टेड है, यानी जिसके अंदर मोज़ाइक की डिजीज हो रखी है। उस एक्सट्रैक्ट को निकालकर उसको हेल्दी प्लांट के अंदर डाला गया और ये चेक करा गया, ये देखा गया कि जो हेल्दी प्लांट है वो भी उस पर्टिकुलर मोज़ाइक फॉर्मेशन से इन्फेक्ट हो चुका है। तो इसीलिए जो आपके M.W. बेजरनिक है उन्होंने बोला कि ये एक कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम है, यानी एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो कि क्या कर रहा है, हेल्दी प्लांट्स को या हेल्दी लिविंग थिंग को भी क्या कर दे रहा है, इन्फेक्ट कर दे रहा है। उसके बाद लास्ट साइंटिस्ट थे आपके W.M. स्टैनले। W.M. स्टैनले ने ये देखा कि जो आपके वायरस है उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, उनके क्रिस्टल्स को बनाया जा सकता है और जो इनके क्रिस्टल्स होते हैं ना, इनके अंदर पूरा का पूरा प्रोटीन होता है। ये आपके जो वायरसेस होते हैं, अगर वो आप होस्ट सेल से बाहर निकाल देंगे तो वो आपके इनर्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी जो है लिविंग थिंग की तरह एक्ट नहीं करते हैं। वाइल आपका जो एक अगर होस्ट सेल के अंदर है तो वो आपके लिविंग थिंग की तरह एक्ट करेंगे। वायरस आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, यानी ये विदाउट होस्ट ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। इन्हें अपनी पूरी लाइफ साइकिल में होस्ट की ज़रूरत पड़ती है तभी जाकर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं। हमने देखा कि जो वायरस के क्रिस्टल्स है वो प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन के अलावा वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये RNA और DNA कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी वायरस के अंदर दोनों RNA और DNA एक साथ नहीं हो सकते। या तो उसके अंदर RNA ही पाया जाएगा या तो उसके अंदर DNA ही पाया जाएगा। जो आपके वायरस के अंदर जो चीज़ इन्फेक्ट करती है दूसरी चीज़ों को, दूसरे प्लांट्स को या एनिमल्स को, वो होता है उनका न्यूक्लियोप्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। यानी ये DNA और न्यूक्लियोप्रोटीन ही आपका पास ऑन होता है थ्रू पर्टिकुलर वायरस से आपके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर और फिर वो डिजीज कॉज करता है आपके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर बात करें जो वायरस आपके प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जनरली उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। जो वायरस आपके एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर या तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाएगा या डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाएगा। और जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिनको हम बैक्टीरियोफाजिस भी कहते हैं, उनके अंदर हमेशा डबल स्टैंडर्ड DNA ही पाया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें जो आपकी प्रोटीन की कोट होती है वो आपकी कैप्सिड कहलाई जाती है, जो वायरस के बाहर होती है। और इस जो ये कैप्सिड होती है ये स्मॉल सब यूनिट से बना रहता है जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। ये कैप्सोमियर का काम होता है न्यूक्लिक एसिड यानी आपके DNA या फिर RNA को प्रोटेक्ट करने का। ये जो कैप्सोमियर जो भी होते हैं ये आपके हेलिकली या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो वायरस आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस को भी कॉज करता है, जैसे कि अगर हम बात करें मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये कुछ कॉमन डिजीजेज है जो कि वायरस कॉज करता है। इसके अलावा एड्स जो कि एक प्रिविलेंट आपकी डिजीज है, आपने सुना होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी आपके HIV वायरस के थ्रू ही फैलती है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोवायरस। ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो एड्स भी एक वायरस के थ्रू ही फैलने वाली बीमारी है। उसके बाद बात करें अगर हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डिजीजेस हो जाती है, जैसे कि आपके मोज़ाइक फॉर्मेशन मैंने बताया था। लीव्स में आपके क्या होता है, आपको अलग अलग टाइप का पिगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा वायरस के होने से लीव की रोलिंग हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है, लीव्स येलो हो जाती है, जो लीव्स के अंदर वेन होती है वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है, जो प्लांट की हाइट है वो छोटी की छोटी रह जाती है जिसको हम डॉर्फिंग कहते हैं, या फिर उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड हो जाती है यानी रुक जाती है। वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वायरॉइड्स। 1971 में टीओ डायनर ने इनको डिस्कवर किया था। ये एक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि आपके पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को कॉज करते हैं, जिसके अंदर जो पोटैटो की शेप होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है नॉर्मल पोटैटो से। ऐसा देखा गया है कि इनके अंदर फ्री RNA पाया जाता है, यानी इनके बाहर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है जो कि इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा इसीलिए इनको नाम वायरॉइड दिया गया है, क्योंकि इनके अंदर वो प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता जो कि वायरसेस के अंदर प्रेजेंट था। अगर बात करें RNA
की तो जो इनके अंदर जो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू वायरसेस। वायरॉइड्स के बाद अगर हम बात करें प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स आपके इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को ट्रांसमिट करके न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कॉज करते हैं। ये एजेंट्स का जो साइज होता है वो सिमिलर होता है आपके वायरसेस की तरह, और इन जो सबसे ज़्यादा नोटेबल डिजीज़ देखी गई है वो है आपकी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, जिनको कॉमनली हम मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं। ये डिजीज़ आपके कैटल के अंदर होती है जिसमें उनको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो डिजीज़ है आपकी BSE डिजीज़, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी डिजीज़ जो है ये बिल्कुल सेम है जो कि आपकी ह्यूमंस के अंदर देखी जाने वाली एक CR जैकब डिजीज़ है। CR जैकब डिजीज़ भी आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है जो कि आपके ह्यूमंस के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो जो BSE और CJD है वो दोनों एक दूसरे के एनालॉगस है। लास्ट ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है हमारा लाइकन्स। लाइकन्स के बारे में हम फंगी में भी डिस्कस करके आए हैं। लाइकन्स क्या होता है? लाइकन्स एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गे एंड फंगी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? इट इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंगी। दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए ये साथ में आके लाइकन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो एल्गल कंपोनेंट होता है इसको बोला जाता है आपका फाइकोबायोन्ट, और जो आपका फंगल कंपोनेंट होता है उसको बोला जाता है आपका माइकोबायोन्ट। एज अ नेम सजेस्ट, जो आपके फाइकोबायोन्ट यानी जो आपका एल्गल कंपोनेंट होता है वो आपका ऑटोट्रॉपिक होता है नेचर के अंदर। वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है थ्रू यूजिंग सनलाइट और रॉ मटेरियल्स। वाइल जो आपका माइकोबायोन्ट यानी जो आपका फंगल कंपोनेंट होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है नेचर के अंदर, यानी वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, अपने हाइफेज है जो उसके पास लंबे लंबे हाइफेज होते हैं उसकी मदद से वो क्या कर सकता है, आपके मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने पार्टनर के लिए। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। अगर आप इनको ऐसे देखोगे, कभी आप लाइकन आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप कभी भी नहीं सोच पाओगे, कभी इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो कि साथ में आके इन्होंने एसोसिएशन बनाया। वो आपको एक ही टाइप का लिविंग थिंग दिखाई देगी। जो लाइकन्स होते हैं वो बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं पाए जाते। जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत कम होगा सिर्फ ये वहीं पर पाए जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हमने फंगी वाली वीडियो में भी डिस्कस करी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो ये था आपका क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है। NCERT का एक एक पॉइंट इसके अंदर हमने कवर कर लिया है। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।